नमस्कार। रियल एस्टेट की दुनिया भी कमाल की है। कभी कीमतें आसमान पर तो कभी नए नियम कानून चर्चा में आ जाते हैं। आज हम इसी दुनिया से जुड़ी दो बड़ी दिलचस्प और थोड़ी अलग सी कहानियों पर बात करेंगे। ये सीधे ट्रेनिंग और जानकारी से जुड़ी हैं। हमारे पास महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से आई कुछ खबरें हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं। इनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ रियल एस्टेट सेक्टर में लोगों को सिखाने पढ़ाने के लिए क्या कुछ चल रहा है। तो आज का हमारा कह सकते हैं मिशन है इन दो राज्यों की पहलों की तह तक जाना। एक तरफ है महाराष्ट्र, जहां हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों के लिए कुछ नया सोचा जा रहा है, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, जहां रियल एस्टेट एजेंट्स पर फोकस है। देखेंगे कि इनके पीछे की सोच क्या है, इनका असर क्या हो सकता है, और हाँ, इनसे जुड़ा थोड़ा बहुत विवाद भी है, उसे भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं ये बातचीत। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से, क्योंकि वहां की खबर ने थोड़ा ज्यादा ध्यान खींचा है ना। खबर यह है कि महाराष्ट्र सरकार कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में कुछ बदलाव कर रही है, और प्रस्ताव यह है कि हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले सदस्यों के लिए एक ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी जाए। और बात सिर्फ ट्रेनिंग की नहीं है, इसमें एक फीस का एंगल भी है। ये थोड़ा अजीब है। हर सदस्य पर करीब 120 रुपए और पूरी सोसाइटी पर 1000 रुपए का शुल्क ये लगाने की बात हो रही है। ट्रेनिंग भी कोई बहुत लंबी नहीं, सिर्फ 3 घंटे की बताई जा रही है। सुनने में तो शायद ठीक लगे कि चलो लोगों को जानकारी मिलेगी, लेकिन यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है, और उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी इस पर काफी नाराज है। उन्होंने इसे सीधे सीधे नया स्कैम बता दिया है और जोरदार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये आम लोगों पर फालतू का बोझ है, और ये पैसा पता नहीं किन निजी संस्थाओं को फायदा पहुंचाने के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। मतलब पारदर्शिता पे भी सवाल है। तो मामला थोड़ा गर्म है। एक तरफ सरकार का इरादा शायद सदस्यों को जागरूक करना, और दूसरी तरफ घोटाले का आरोप। ये वाकई सोचने वाली बात है कि आखिर माजरा क्या है। अच्छा, अब महाराष्ट्र की इस गहमा गहमी से निकलकर जरा उत्तर प्रदेश की तरफ देखते हैं। यहाँ रियल एस्टेट रेगुलेटर यानी रेरा, उसने एक बिल्कुल अलग रास्ता पकड़ा है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक अप्रैल 2024 से लखनऊ में रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए एक खास ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ निशाना आम नागरिक या सोसाइटी के सदस्य नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जो प्रॉपर्टी खरीदने बेचने में बिचौलिए का काम करते हैं, यानी एजेंट्स। पहले फेज में लखनऊ के रजिस्टर्ड एजेंट्स को इसमें शामिल किया गया है, और प्लान है कि धीरे धीरे इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। तो देखिए महाराष्ट्र से कितना अलग है ये। वहाँ सीधे सोसाइटी के सदस्यों पर फोकस और फीस, यहाँ एजेंट्स की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन पर जोर। एक ही सेक्टर, दो राज्य, और समस्या को देखने और सुलझाने के दो बिल्कुल जुदा नजरिए। बिल्कुल, ये दोनों मामले हैं तो एक ही सेक्टर से जुड़े रियल एस्टेट से, लेकिन हैं बड़े अलग। दोनों ही ट्रेनिंग या शिक्षा की बात कर रहे हैं, पर उनका निशाना और तरीका एकदम अलग है। महाराष्ट्र में जैसा आपने बताया, सीधे नागरिकों पर फोकस है, हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में प्रोफेशनल्स पर, यानी रियल एस्टेट एजेंट्स पर। महाराष्ट्र वाले केस में देखिए, कागज पर तो मकसद अच्छा लग सकता है, सदस्यों को उनके अधिकार समझाना, नियम कानून बताना, शायद सोसाइटी चलाने में मदद करना, लेकिन जिस तरह से इसे लागू करने का प्रस्ताव है, अनिवार्य बनाना और हर सदस्य से फीस लेना, उसी ने सारा विवाद खड़ा कर दिया है। जब आप लाखों लोगों से पैसा वसूलने की बात करते हैं, चाहे रकम छोटी ही क्यों ना लगे, तो पारदर्शिता और पैसे के इस्तेमाल पर सवाल उठना तो लाजमी है ना? हाँ। कांग्रेस का स्कैम वाला आरोप इसी शक और कह सकते हैं भरोसे की कमी से उपजा लगता है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की रेरा की पहल का मकसद ज्यादा साफ नजर आता है। वो एजेंट्स की जो बड़ी संख्या है उसे रेगुलेट करना चाहते हैं, उनकी जानकारी और भरोसेमंदी बढ़ाना चाहते हैं। रेरा का काम ही है सेक्टर में पारदर्शिता लाना और घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना। तो एजेंट्स को ट्रेनिंग देना, ये उसी बड़े लक्ष्य का एक हिस्सा लगता है। यहाँ फोकस सिस्टम के एक अहम पुर्जे को सुधारने पर है। और यहाँ एक दिलचस्प बात ये उभरती है कि दोनों ही राज्य शायद रियल एस्टेट में भरोसे की कमी और जानकारी के अभाव जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम लगती है, लेकिन उनका समाधान बिल्कुल अलग है। महाराष्ट्र का मॉडल कहता है उपभोक्ता को सिखाओ, शायद वो ज्यादा सवाल पूछेगा या बेहतर तरीके से सोसाइटी चलाएगा। उत्तर प्रदेश का मॉडल कहता है बिचौलिए को सुधारो, शायद वो उपभोक्ता को बेहतर सेवा देगा और नियमों का पालन करेगा। ये दो अलग अलग फिलॉसफी हैं कि बाजार को कैसे ठीक किया जाए। हाँ,
ये तो बहुत दिलचस्प नुक्ता है कि प्रॉब्लम शायद एक ही है, भरोसे और जानकारी की कमी, लेकिन इलाज बिल्कुल अलग सोचा जा रहा है। अच्छा, महाराष्ट्र वाले मामले में लौटते हैं। फीस और अनिवार्यता तो विवाद का बड़ा कारण है ही, ये तो साफ है। लेकिन क्या इस ट्रेनिंग में सिखाया क्या जाएगा, इस पर कोई स्पष्टता है? क्या कुछ पता है कि कंटेंट क्या होगा? क्या वो वाकई 3 घंटे में कुछ ऐसा सिखा देंगे जो लोगों के काम आए? देखिए, सूत्रों में ट्रेनिंग के कंटेंट पर बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं मिली है, लेकिन आमतौर पर इस तरह की ट्रेनिंग में सोसाइटी के बायलॉज होते हैं, सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य, अकाउंटिंग के बेसिक्स, मीटिंग कैसे करें, रख रखाव के मुद्दे, शायद रेरा के कुछ जरूरी प्रावधान, ऐसी चीजें शामिल हो सकती हैं। जानकारी अपने आप में तो उपयोगी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि जानकारी उपयोगी है या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या जानकारी देने का यही तरीका सही है? क्या इसे अनिवार्य बनाना और उसके लिए हर सदस्य से पैसा लेना जरूरी है? हाँ, ये बात तो है। हाँ बिल्कुल, खासकर जब पारदर्शिता को लेकर पहले से ही चिंताएं हों। क्या ये स्वैच्छिक नहीं हो सकता था? या क्या सरकार या सहकारी विभाग अपने मौजूदा संसाधनों से इसे बिना अतिरिक्त शुल्क के आयोजित नहीं कर सकता था? ये सवाल उठते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर कोई चीज अनिवार्य होती है और उसके लिए पैसा लिया जाता है तो लोगों के मन में सवाल तो उठेंगे ही, शक पैदा होता है। बिल्कुल, और जब आप लाखों सदस्यों पर ये शुल्क लगाते हैं तो रकम काफी बड़ी हो जाती है। फिर ये सवाल और गहरा हो जाता है कि ये पैसा कहाँ जाएगा, किस एजेंसी या संस्था को मिलेगा, और क्या पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी है? विरोध का एक बड़ा कारण यही डर है कि कहीं ये आम आदमी की जेब से पैसा निकालकर किसी खास निजी संस्था को फायदा पहुंचाने का जरिया न बन जाए, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है। देखिए, बिना किसी ठोस सबूत के हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये चिंताएं जायज लगती हैं जब प्रक्रिया साफ न हो। ठीक है, तो महाराष्ट्र का मामला फीस और पारदर्शिता के सवालों में उलझा हुआ लगता है। अब उत्तर प्रदेश वाले मॉडल पर फिर से आते हैं। क्या वहां एजेंट्स के लिए ये ट्रेनिंग अनिवार्य मॉडल पर फिर से आते हैं? क्या वहां एजेंट्स के लिए ये ट्रेनिंग अनिवार्य है? क्या इसका भी कोई शुल्क है जो एजेंट्स को देना पड़ रहा है? और आपको क्या लगता है, इससे वाकई कोई फर्क पड़ेगा जमीन पर? हाँ, उत्तर प्रदेश रेरा का ये कार्यक्रम एजेंट्स के लिए एक तरह से जरूरी बनता जा रहा है। देखिए, रेरा एक्ट के तहत एजेंट्स को रजिस्टर होना तो वैसे भी अनिवार्य है, और अब ये ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन उस रजिस्ट्रेशन या उसकी रिन्यूअल की प्रक्रिया का हिस्सा बन रहा है, ऐसा लग रहा है। तो आप कह सकते हैं कि अगर किसी को यूपी में बतौर रजिस्टर्ड एजेंट काम करना है तो उसे ये ट्रेनिंग लेनी होगी। हाँ, ये अनिवार्य जैसा ही है। जहां तक शुल्क की बात है, मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में इसका जिक्र सीधे तौर पर तो नहीं है, लेकिन आमतौर पर इस तरह के प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स में कुछ फीस होती है, ये नॉर्मल है। ये फीस सीधे उन एजेंट्स पर लगती है जो इस प्रोफेशन में है, न कि आम जनता पर। महाराष्ट्र मॉडल से ये एक बड़ा फर्क है। इसका मकसद, जैसा मैंने कहा, एजेंट्स को नियमों, कानूनों, एथिकल प्रैक्टिसेस के बारे में ज्यादा जागरूक और प्रोफेशनल बनाना है। तो एक तरह से ये ड्राइविंग लाइसेंस जैसा हुआ, मतलब अगर गाड़ी चलानी है तो टेस्ट पास करना होगा, नियम जानने होंगे, कुछ वैसा ही। हाँ, ये एक अच्छा उदाहरण है, आप कह सकती हैं। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि ड्राइवर को गाड़ी चलाने के नियम और बेसिक स्किल पता हो, वैसे ही ये सर्टिफिकेशन ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा कि एजेंट को रियल एस्टेट के नियम कानून और ग्राहक के प्रति उसकी जिम्मेदारियों का पता हो। उम्मीद तो यही है कि इससे ग्राहकों को बेहतर और ज्यादा भरोसेमंद सर्विस मिलेगी। एक पढ़ा लिखा सर्टिफाइड एजेंट शायद ग्राहकों को गुमराह करने से बचेगा और उन्हें सही सलाह देगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इसकी कोई गारंटी है? सर्टिफिकेशन तो ले लिया, पर जमीन पर व्यवहार बदलेगा या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? कहीं ये सिर्फ एक और लाइसेंस राज या मतलब एक फॉर्मेलिटी बनकर ना रह जाए? और छोटे एजेंट्स का क्या, उनके लिए एक और मुश्किल तो नहीं खड़ी कर देगा? ये बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं, बहुत जरूरी सवाल हैं ये। सिर्फ सर्टिफिकेशन ले लेना ही काफी नहीं होता, ये सच है। असली चुनौती इसके इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग में है। रेरा को ये सुनिश्चित करना होगा कि ट्रेनिंग की क्वालिटी अच्छी हो, वो सिर्फ खाना पूर्ति ना हो, और सर्टिफाइड एजेंट्स वाकई बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी भी कोई व्यवस्था हो। निगरानी जरूरी है। ये भी देखना होगा कि क्या ये छोटे या ग्रामीण इलाकों के एजेंट्स के लिए एक बड़ी बाधा तो नहीं बन रहा, उन्हें ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचने, फीस देने में दिक्कत तो नहीं आ रही।
ये सब देखना होगा। इरादा नेक हो सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत अक्सर पेचीदा होती है। तो यूपी मॉडल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितने प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है और इसकी लगातार निगरानी कैसे होती है। क्या ये वाकई एजेंट्स के व्यवहार और ज्ञान में सुधार लाता है या सिर्फ एक सर्टिफिकेट बांटने की रस्म बन जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो मतलब दोनों ही मॉडल, महाराष्ट्र का सदस्यों के लिए अनिवार्य पेड ट्रेनिंग और यूपी का एजेंट्स के लिए सर्टिफिकेशन, अपने अपने सवालों और चुनौतियों के साथ आते हैं। एक पर सीधे लूट का आरोप लग रहा है तो दूसरे की प्रभावशालीता पर सवाल है। कितना विरोधाभास है एक ही सेक्टर में। बिल्कुल, और ये हमें इस सेक्टर की जटिलता की याद दिलाता है। रियल एस्टेट भारत में एक बहुत बड़ा सेक्टर है, करोड़ों लोगों की जिंदगी इससे जुड़ी है, लेकिन ये अक्सर पारदर्शिता की कमी और अनियमितताओं के लिए जाना जाता रहा है। रेरा का गठन इसी दिशा में एक बड़ा कदम था कि इसे थोड़ा व्यवस्थित किया जाए। ये दोनों हालिया घटनाक्रम दिखाते हैं कि रेगुलेशन और सुधार की कोशिशें जारी हैं, लेकिन कैसे किया जाए इस पर मतभेद है। महाराष्ट्र का मामला हमें सिखाता है कि जब आप जनता से सीधे पैसा लेते हैं तो आपको 10 गुना ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह होना पड़ता है। संवाद की कमी और अस्पष्टता तुरंत शक पैदा करती है। ये एक लर्निंग है। वहीं उत्तर प्रदेश का मॉडल दिखाता है कि कैसे रेगुलेटर खुद बाजार के खिलाड़ियों के लिए मानक तय करके सुधार लाने की कोशिश कर सकता है। ये एक टॉप डाउन अप्रोच है, लेकिन इसकी सफलता, जैसा हमने अभी बात की, क्रियान्वयन और निगरानी पर टिकी है। तो क्या ये माना जाए कि रियल एस्टेट जैसे सेक्टर को सुधारने का कोई एक सही तरीका नहीं है? कभी रेगुलेशन भारी पड़ता है, कभी शिक्षा का रास्ता अपनाया जाता है, कोई एक फॉर्मूला नहीं है। शायद यही सच है। ये एक संतुलन बनाने वाली बात लगती है। कितना रेगुलेशन जरूरी है ताकि धोखाधड़ी रोके, लेकिन इतना भी ना हो कि व्यापार करना ही मुश्किल हो जाए। इसका बैलेंस चाहिए। शिक्षा कितनी और किसे दी जाए, उपभोक्ता को या व्यवसायी को या दोनों को? और क्या बाजार की अपनी ताकतों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, जैसे कि अच्छी रेपुटेशन वाले बिल्डर या एजेंट को ग्राहक खुद ही तरजीह दे? इन सब के बीच सही तालमेल बिठाना ही शायद सबसे बड़ी चुनौती है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर हमें शायद थोड़ा और सोचना चाहिए। क्या सिर्फ अनिवार्य ट्रेनिंग प्रोग्राम, चाहे वो सोसाइटी के सदस्यों के लिए हो या एजेंट्स के लिए, वाकई इस सेक्टर में ज्ञान, कुशलता और सबसे जरूरी नैतिकता लाने के लिए काफी है? रियल एस्टेट बहुत डायनामिक है। रोज नई चीजें होती हैं, नियम बदलते हैं, मार्केट बदलता है। क्या कुछ घंटों की ट्रेनिंग या एक सर्टिफिकेट काफी है? हमें शायद ये भी गहराई से सोचना होगा कि इन ट्रेनिंग्स की गुणवत्ता क्या है, क्वालिटी कैसी है, क्या इनमें वाकई वो बातें सिखाई जा रही हैं जो जमीनी हकीकत में काम आए, या सिर्फ थ्योरी है? और सबसे बड़ा सवाल, इनके असर को मापा कैसे जाए? कैसे पता चले कि ट्रेनिंग के बाद वाकई कुछ बदला है, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? कहीं ये सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज, एक चेकलिस्ट आइटम बनकर तो नहीं रह जा रहे, सिर्फ फॉर्मेलिटी? हो सकता है भविष्य में हमें सिर्फ अनिवार्य ट्रेनिंग के भरोसे न रहकर या उसके साथ साथ कुछ और मॉडल्स पर भी विचार करना पड़े। जैसे क्या इंडस्ट्री खुद अपने मानक तय कर सकती है, सेल्फ रेगुलेशन? या क्या बाजार आधारित तरीके हो सकते हैं जहां अच्छी गुणवत्ता और नैतिक व्यवहार वाले एजेंट्स या बिल्डर्स को अपने आप पहचान मिले और ग्राहक उन्हीं के पास जाएं? मकसद ये होना चाहिए कि जो भी कदम उठाए जाएं वो सिर्फ कागजी न हो, बल्कि उनसे वास्तव में सेक्टर में एक टिकाऊ और सकारात्मक बदलाव आए, लंबे समय तक चलने वाला बदलाव। वाकई ये सवाल बहुत अहम है कि इन पहलुओं की गुणवत्ता और असली असर को कैसे सुनिश्चित किया जाए ताकि सिर्फ एक औपचारिकता बनकर न रह जाए। इसी विचार के साथ हम आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट ट्रेनिंग को लेकर चल रही इन दो अलग अलग कहानियों और उनके पीछे के सवालों को समझने में मदद मिली होगी।